हम्म। तो पॉलिटी के अपने पहले वीडियो में हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। इसके तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसी के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। इसी अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर ना कहकर बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुए। इसके तहत मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। और जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी कि अब वो उसके अंडर रह के काम करेंगे। इसी अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भ्रष्ट कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाना था। मतलब एक तरह से कहा जाए तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों के बाद अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह मनमाने तरीके से यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने लगी और मतलब ब्राइब बहुत ज्यादा बढ़ गया था, घूस खोरी बहुत ज्यादा चलने लगी थी। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई ताकि इससे भ्रष्ट कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया जा सके। और इसके तहत पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे तथा इनकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश थे, चेम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड। इसके तहत कंपनी पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण हो गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे अब कंपनी को चलाते थे। इसने भारत में राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। पहले क्या था, कंपनी अपने तरीके से काम करती थी, लेकिन इस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह आवश्यक हो गया कि कंपनी को राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामले की जानकारी को ब्रिटिश सरकार को देना ही होगा। इसके बाद 1781 का संशोधन अधिनियम आता है, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। इसे इसे अमेंडिंग एक्ट या बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। मतलब 1773 में जो उच्चतम न्यायालय था उसे बनाया गया था ताकि कंपनी पर मतलब कंपनी पर नियंत्रण किया जा सके। लेकिन ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था इसके तहत कंपनी के जो मतलब गवर्नर जनरल थे उन्हें मतलब न्यायालय के से मुक्त कर दिया गया, यानी कि न्यायालय का कोई भी प्रभाव उनके ऊपर ना पड़ेगा। और इस कानून के तहत कंपनी के सेवकों को भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। इसका मतलब है कि कंपनी के जो मेंबर्स भी होंगे, जो वर्कर्स होंगे, उन पर भी उच्चतम न्यायालय का कोई प्रभाव नहीं होगा। और इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को उच्चतम न्यायालय के अधीन कर दिया गया। मतलब कलकत्ता के जितने भी नागरिक होंगे उनके लिए यह उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होगा उन्हें मानना होगा। इसमें कहा गया कि न्यायालय हिंदुओं के कानूनों के हिसाब से हिंदुओं को तथा मुस्लिमों के कानून के हिसाब से मुस्लिमों को के मामले को तय करेगी। ठीक है। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इस कानून के तहत कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। इस कानून के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति एक निदेशक मंडल को दे दी गई। मतलब 2 तरह के बोर्ड की स्थापना हुई, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी के जो राजनीतिक मामले थे वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था और कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखता था। जब इस प्रकार भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई, तो इसी तरह से जब दोनों का वो सेपरेट कर दिया गया तो भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था यहीं से प्रारंभ हुई। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण करे। और इस कानून के तहत पहली बार कंपनी के आधिपत्य क्षेत्र को ब्रिटिश का आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। कहने का तात्पर्य है
कि पहली बार इस एक्ट के तहत मतलब ऐसा माना जाने लगा कि जो कंपनी जो है ये राज्य नहीं, मतलब शासन नहीं कर रही है भारत पे। ये जो ब्रिटिश क्राउन है ये भारत पर शासन कर रहा है। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और प्रशासनों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ। ऐसी कंपनी अपने तरीके से काम करती थी, लेकिन यह एक्ट आने के बाद जो ब्रिटिश सरकार है ये इसने कंपनी पर पूरा नियंत्रण कर लिया था। इसके बाद 1786 का अधिनियम आया। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कॉर्नवालिस ने यह पद स्वीकार करने से पहले मांग रखी थी कि उसे सेनापति का भी पद दिया जाए, और उसकी मांग को स्वीकार भी कर लिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस कमांडर इन चीफ सेनापति बनने वाला पहला गवर्नर जनरल था। जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बना के भेजा गया तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार से यह मांग रखी कि मिलिट्री का जो कमांडर वाला पोस्ट है ये भी उसे दिया जाए। वो अपने तरीके से काम करना चाहता था, तो चूंकि ये एक योग्य जनरल था तो इसकी बातें मान ली गई। और इस अधिनियम के तहत विशेष व्यवस्था की गई कि अब गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के निर्णयों को रद्द या लागू कर सकता है। पहले ये था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बातों को मानना पड़ता था गवर्नर जनरल को, लेकिन अब उन्हें यह पावर दिया गया कि वह काउंसिल के निर्णयों को रद्द करे या लागू करे। इसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट आता है। इस अधिनियम के द्वारा जो शक्तियां लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी वे सभी भविष्य में बनने वाले सभी गवर्नर जनरलों के प्रस्तावित कर दी गई। इसका तात्पर्य है कि जो शक्तियां कॉर्नवालिस ने मांग की थी कि उसे कमांडर बनाकर कमांडर वाला पोस्ट भी उसे दिया जाए, तो यह अब मैंडेटरी कर दिया गया कि कोई भी गवर्नर जनरल आएगा उसे भी ये शक्तियां दी जाएगी। और इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई। मतलब मद्रास और बम्बई जो था ये बंगाल के उनके गवर्नर जनरल के अधीन तो था ही, लेकिन इस पर अब मतलब कुछ सख्त कार्रवाई करने का भी अधिकार गवर्नर जनरल के पास था। इस अधिनियम द्वारा कंपनी को व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और मतलब कंपनी का जो एक मोनोपोली था जो कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती है, इस मोनोपोली को 20 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि नियंत्रण मंडल के सदस्य एवं कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। और इससे पहले जो इनका पेमेंट आता था ये ब्रिटिश सरकार देती थी, लेकिन इस एक्ट के तहत यह प्रबंधन कर दिया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स और उसके मेंबर थे उनका जो वेतन होगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, यानी कि भारत से जो उनकी कमाई होगी उन्हीं पैसों से इनको दिया जाएगा। अब 1813 का चार्टर एक्ट आया। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। मतलब जो जो कंपनी 1813 से पहले पूरे भारत में एकाधिकार था उनका, यानी कि कोई भी व्यापार किसी भी तरह का व्यापार अगर भारत के साथ होता है ब्रिटेन का, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी अब भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिशों के लिए खोल दिया गया कि अब कोई भी कंपनी आकर भारत में व्यापार कर सकती है। लेकिन सिर्फ चाय के व्यापार और चीन में कंपनी के एकाधिकार को बनाए रखा गया। यानी कि चाय का जो व्यापार था उस पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, और चीन के साथ जितने भी व्यापार होते थे उस पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार था। इस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों में ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्व को स्थापित किया। तो जब एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तो ऐसा माना जाने लगा कि यह जो कंपनी के शासित क्षेत्र हैं इस पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित हुआ, यानी कि पूरा कंट्रोल ब्रिटेन के राजा करने लगे इस कंपनी पर। और ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए। मतलब यह भी प्रबंध कर दिया गया कि क्रिश्चियन लोग आके भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश इलाकों में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया गया। यानी कि वेस्टर्न में जो मतलब पढ़ाई होती थी बेसिकली जो इंग्लिश लैंग्वेज होता था इन्हें भारतीयों को सिखाने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत को स्थानीय सरकारों को अपने व्यक्ति पर कर लगाने के लिए अधिकार दिया गया। मतलब जो लोकल गवर्नमेंट हुआ करता था, मतलब जैसे कि बम्बई का जो गवर्नर है या फिर मद्रास का जो गवर्नर है वो अपने लोकल एरिया में टैक्स कलेक्ट कर सकता था। 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जैसा हमने देखा था कि 1813 में
बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसी तरह 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस प्रकार भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। बम्बई तथा मद्रास के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से मुक्त कर दिया गया। मतलब बम्बई तथा मद्रास के जो गवर्नर हैं उनकी जो शक्तियां थी, वो मतलब वो अधीन जो थे उन्हें उससे मुक्त कर दिया गया। वो अपने फैसले खुद भी ले सकते थे। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायक के असीमित अधिकार प्रदान किए गए। और जो भारत के गवर्नर जनरल थे, इसे ब्रिटिश भारत यानी कि जो वैसा भारत का वैसा क्षेत्र जो ब्रिटेन ब्रिटिश के हाथों में था, या फिर जहां पर ब्रिटिश का दबदबा था, उन सारे क्षेत्र पर भारत का जो गवर्नर जनरल था वह उसकी शक्तियां बढ़ा दी गई। इस अधिनियम के तहत सिविल सेवा परीक्षा की खुली प्रतियोगिता कराने का प्रयास किया गया। यानी कि इसी एक्ट के तहत मतलब आईएएस की परीक्षा कराई गई पहली बार। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद को ही समाप्त कर दिया गया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा के को खत्म करने के लिए उचित कदम उठाए। यानी 1833 के एक्ट से चार्टर एक्ट से भारत में दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। इसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायिका प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। यानी कि जो विधायिका का कार्य कार्य था और जो प्रशासनिक कार्य था, ये दोनों को अलग अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल के लिए एक नई परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पद समाप्त हो गया था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह पर एक इंडियन काउंसिल के नाम से एक पद को बनाया गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इस अधिनियम के तहत पुनः सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। सिविल सेवा अब भारतीयों के लिए भी खोल दी गई। अब भारतीय लोग भी सिविल सेवा की परीक्षा दे सकते थे। हालांकि यह परीक्षा ब्रिटेन में जाके देनी होती थी। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन हुआ। मैकाले यह वही व्यक्ति है जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद स्थानीय प्रतिनिधित्व में प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों में से 4 भारतीय प्रांतों से थे। बंगाल, मद्रास और बम्बई और आगरा के क्षेत्र में भारतीय प्रांतों से भी एक सदस्य को लिया जाने लगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए रेगुलर लाते रहें। और पूरी पॉलिटी को खत्म करने के बाद हम इतिहास की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।